हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। माय डीमन वाइफ की 26वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जियांग बुशी को हरा देता है, जबकि प्रिंसिपल भी वहीं पर आ जाते हैं। जियांग प्रिंसिपल को देखकर घबरा जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि ये रीजन के साथ मिला हुआ है या नहीं, पर मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। प्रिंसिपल जियांग का हाथ पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ करते हुए कहते हैं, आज की हमारी इस फाइट का जियांग विनर है, जो कि फोर्जिंग क्लास से है। और उसी वक्त सारे स्टेडियम में जनता आवाजें लगाना शुरू कर देती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि बाकी की क्लास के सारे कॉम्पिटिटर्स जियांग को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मोडो और एली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सोफी सास हल्का सा मुस्कुराता है, जबकि टीचर मार्टिन खुशी से रोना शुरू कर देते हैं। बुरी और बूनो भी जल्दी से नीचे आ जाते हैं और बुशी को जगाने की कोशिश करते हैं और जियांग को गालियां देते हुए कहते हैं, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। जियांग बड़े ही फख्र के साथ क्वीन की तरफ देखता है, लेकिन क्वीन को उसकी जीत में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होती और वो पीछे की तरफ घूम जाती है। जियांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, क्या ये मेरी जीत से जरा भी खुश नहीं। जियांग वहीं पर चेहरा लटकाकर खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ और उससे जाकर मिलो। जियांग हंसना शुरू कर देता है और फिर जीबी के पीछे चला जाता है, जबकि जालू को भी जियांग को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसी वक्त मार्टिन जालू के पास आते हैं और उसे कहते हैं, एक टीचर होकर तुम दूसरे टीचर के स्टूडेंट्स के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, तुम्हारे लिए तो सारे स्टूडेंट्स एक बराबर होने चाहिए। साथ ही टीचर मार्टिन अपने 6 पैक्स दिखाते हुए उसे कहते हैं, हम लोग वैसे तो बहुत ज्यादा शांत मिजाज हैं, लेकिन अगर तुम हमें गुस्सा दिलाओगे तो हम लोग तुमसे पूरा पूरा हिसाब लेंगे। उसी वक्त प्रिंसिपल उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और मार्टिन से कहते हैं, टीचर्स को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे टीचर्स हेडमास्टर के इर्द गिर्द आकर इकट्ठे हो जाते हैं। टीचर मार्टिन प्रिंसिपल से कहते हैं, मैंने काफी अरसा से आपको नहीं देखा। जबकि जालू सोच रहा होता है, ये बूढ़ा खूसट उसी दिन आता है जब इसके अपना कोई मकसद हो। प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और जालू से कहते हैं, क्या तुम्हें मैं इतना बूढ़ा दिखाई देता हूँ। जालू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, नहीं। प्रिंसिपल हंसते हुए जालू से कहते हैं, ब्लैक स्लाइम बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनिज्म है, तुमने उसे एक स्टूडेंट को क्यों दिया, और तुम्हें पता भी है कि वो ब्लड पीता है। अगर वो बच्चे का सारा ब्लड पी लेता तो वो बच्चा बेचारा मर जाता। जालू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और प्रिंसिपल से कहता है, लेकिन मैंने उसको रिफाइन किया था, अब वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं रहा। प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और जालू के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम बुशी से वो ब्लैक स्लाइम वापस ले लो। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ गई। जालू और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, जी मुझे समझ आ गई। टीचर एसी आगे बढ़ती है और प्रिंसिपल से कहती है, आप तो उस बूढ़ी औरत को कंपनी देने के लिए गए थे, फिर आप यहाँ पर क्यों आ गए। यहाँ पर किसी बूढ़ी औरत की बात हो रही है, लेकिन अभी तक नहीं पता कि कौन सी बूढ़ी औरत है। प्रिंसिपल हंसते हुए एसी से कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर प्रिंसिपल मार्टिन से कहते हैं, मार्टिन अरीना को दोबारा से तैयार करो। प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और कुकिंग की क्लास के टीचर से कहते हैं, मैं ये भी देखना चाहूंगा कि तुम्हारी क्लास का लड़का निया निया कैसा परफॉर्म करता है। कुकिंग क्लास के टीचर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जी जरूर, आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ जियांग सीधा क्वीन के पास जाता है। डीमन क्वीन अपनी फाइट के लिए तैयार हो रही होती है। जियांग बहुत ज्यादा खुश होता है और क्वीन से कहता है, मैंने यूजलेस नंबर को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे लिए एक तलवार बनाई है, इससे फाइटिंग में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। डीमन क्वीन उससे वो तलवार ले लेती है और पीछे की तरफ घूम जाती है। जियांग उससे कहता है, तुम्हें बुरी से बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, मुझे लगता है कि वो भी ड्रैगन में तब्दील हो सकता है। जीबी उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन क्वीन उससे जरा भी ठीक तरीके से बात नहीं कर रही होती। जियांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे चिल्लाकर पूछ ही लेता है, आखिर ऐसा क्या हो गया, तुम मेरे साथ ठीक से बात क्यों नहीं कर रही। माउंटेन के ऊपर से नीचे गिरते हुए हमारे साथ क्या हुआ था, तुम अकेले भी तो पोर्टल को पार कर सकती थी, तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर आई थी। क्वीन उसे कहती है, मैं तुम्हें पहले भी ये बात बता चुकी हूँ। जियांग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, जब लोग मेरे बारे में ये बात करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, तब तुम्हें क्या होता है। जब लास्ट टाइम बुरी ने मेरे बारे में ये बात की थी, तब तुम मेरे लिए उस पर गुस्सा हुई थी। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को जरा भी नहीं समझ पा रहा। आखिर तुम चाहती क्या हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में आखिर है क्या। डीमन क्वीन जियांग से कहती है, बूढ़ी जादूगरनी ने कहा था कि जिसके पास भी दूसरी रिंग होगी वो हमारे डीमन ट्राइब को बचाएगा, लेकिन किसी ने मुझे कहा है कि तुम वो नहीं हो। जियांग उसे कहता है, तुम ऐसे किसी की बात पर यकीन कैसे कर सकती हो, क्या तुमने अभी मुझे देखा नहीं, कैसे मैंने बुशी को हराया। क्वीन जियांग से कहती है, तुमने तो सिर्फ एक छोटे से कीड़े को हराया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ह्यूमन ट्राइब के बाकी के बड़े बड़े मगरमच्छों को हरा सकते हो। साथ ही क्वीन उसे कहती है, तो क्या तुम वाकई में जानना चाहती हो कि उस माउंटेन पर हमारे साथ क्या हुआ था। ठीक है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। क्वीन उसे बताती है, जब हम उस माउंटेन से नीचे गिर रहे थे, तुम्हारे सर में एक पत्थर लगा था और तुम बेहोश हो गए थे। उसी वक्त मैंने बाकी सारे बच्चों की तरफ देखा, उनके हाथों पर भी एक मैजिकल फॉर्मेशन ओपन हुई और साथ ही मेरे हाथ पर भी ओपन हो रही थी, और फिर हम सारे लोग एक डार्क रूम में टेलीपोर्ट हो गए। वहाँ पर सिर्फ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तुम्हारे साथ साथ वो बाकी के सारे बच्चे बेहोश हो चुके थे। उसी वक्त सामने कोई शख्स था जिसने मुझे कहा, तुम्हें इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, इनकी बाउंड्री फोर्स बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए जो टेलीपोर्टेशन मैजिक को सह नहीं पाए और बेहोश हो गए। क्वीन उस शख्स से कहती है, तुम कौन हो। उसी शख्स के साथ वॉइड किंग भी होता है। डीमन क्वीन उसे देखकर कहती है, तुम तो वॉइड किंग हो।
जबकि वॉइड किंग के साथ अकेडमी के प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल डीमन क्वीन से कहते हैं, मेरा नाम वेस्ली आंद्रे है और मैं प्रिंसिपल हूँ जिस स्कूल में तुम ट्रेनिंग कर रही हो। साथ ही प्रिंसिपल उसे कहते हैं, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा डीमन क्वीन। प्रिंसिपल को इसके बारे में पता होता है कि ये एक डीमन क्वीन है। ये सुनते ही डीमन क्वीन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेती है और प्रिंसिपल से कहती है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। प्रिंसिपल हंसते हुए उसे कहते हैं, दीवारें चाहे मार्टी ने बनाई है, लेकिन इसके ऊपर जो मैजिक की प्रोटेक्शन है वो सारी मेरी है। मुझे पता है कि दीवारों के अंदर कौन आता है और कौन बाहर जाता है। लेकिन मेरी पावर सिर्फ इतनी ही नहीं, मेरे कनेक्शंस तुम्हारे डीमन ट्राइब के साथ भी हैं। हालांकि मैं तो तुम्हारे पापा से कई बार मिलने के लिए भी जा चुका हूँ। ये बात सुनते ही डीमन क्वीन बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है। वेस्ली आंद्रे उसे कहता है, मैं तुम्हारे पापा से मिलने के लिए बहुत बार गया हूँ और मैं उनका बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ। या फिर ऐसा कहूँ, मैं उसका दोस्त हुआ करता था, क्योंकि हम दोनों की सोच बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। एक ऐसा मसला आ गया था जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए और उसके बाद से मैंने तुम्हारे पापा को नहीं देखा। डीमन क्वीन प्रिंसिपल से कहती है, तुम इंसानों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, फिर तुम मेरे पापा के साथ क्यों मिलने जाते रहे? आखिर तुम उनके दोस्त कैसे हो सकते हो? प्रिंसिपल उसे कहते हैं, ये सारे झगड़े तो मुख्तलिफ ट्राइब्स के आपस में है। कोई इंसान है तो कोई डीमन है। मेरी नजर में तुम सब लोग बराबर हो। मैं तुम इंसानों और डीमंस में जरा भी फर्क नहीं रखता। तुम यहाँ पर जो कुछ भी देख रही हो ये किसी इंसान के काबू में नहीं है। डीमन क्वीन उसे कहती है, मुझे तुम्हारी बातों की जरा भी समझ नहीं आ रही। प्रिंसिपल उसे कहते हैं, तुम्हें मेरी बातों की समझ आएगी भी नहीं। फिलहाल तो नहीं आएगी, लेकिन एक दिन तुम जरूर समझ जाओगी। डीमन क्वीन उसे कहती है, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ अब तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम मुझे एकेडमी में ट्रेनिंग करने दोगे, वो भी इंसानों के साथ रहते हुए? प्रिंसिपल उसे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। मैं देखना चाहूंगा क्या तुम यहाँ पर रहकर अपने मैजिक और अपनी तलवारबाजी के स्किल्स को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती हो या नहीं। डीमन क्वीन उसकी तरफ देखकर सोचती है, इसको पता है कि मैं एक डीमन हूँ, लेकिन फिर भी ये इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहा। इसका मतलब ये भी अपनी असली फॉर्म को छुपा रहा है। ये भी इंसान नहीं, ये भी कोई और चीज है। डीमन क्वीन कहती है, मुझे लगा था शायद मैं इसके साथ फाइट कर पाऊंगी, लेकिन इसके साथ बातें करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं इसके सामने सिर्फ एक चूंटी हूँ और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जियांग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डीमन क्वीन से कहता है, क्या प्रिंसिपल को मेरे बारे में पता है कि मैं कौन हूँ? क्वीन उसे कहती है, हाँ बिल्कुल, उसे पता है कि तुम कौन हो। साथ ही डीमन क्वीन जियांग से कहती है, अब तुम्हें पता चला कि तुम सिर्फ एक ही जीत हासिल करने के बाद अपने ऊपर कितना फख्र महसूस कर रहे थे। तुम तो इनके सामने कीड़े मकोड़े भी नहीं हो। ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। जियांग उसकी बात सुनकर बस चुप हो जाता है। डीमन क्वीन उसे कहती है, मुझे ये कंपटीशन जीतना है ताकि मैं इस ट्राइब से बाहर निकल सकूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मुझे पता है कि मैं इनके साथ फाइट नहीं कर सकती और तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। अब से तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। और साथ ही क्वीन आगे बढ़ जाती है जबकि जियांग वहीं पर खड़ा रह जाता है। नेक्स्ट सीन में सोफी सास सेकंड राउंड का ऐलान करता है। दोनों तरफ के कम्पिटिटर्स को बुलाता है। सबसे पहले मैजिक क्लास का लड़का जिसका नाम मोस है, वो अपने बड़े से बिल्ले जनरल पर आता है और दूसरे नंबर पर कुकिंग क्लास से निया निया आता है। टीचर ऐसी ड्रोना से कहती है, मेरी क्लास का लड़का इस कुक क्लास के लड़के को बहुत ही आसानी से हरा देगा। ड्रोना उसे जालू की तरफ इशारा करके कहती है, तुम्हें पहले शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, बाद में तुम्हारा हाल भी जालू की तरह होने वाला है। और फिर वो दोनों वहीं पर लड़ना शुरू कर देती है। जबकि आयशा उनको देखकर ये सोच रही होती है कि मोस को हमेशा देखने में वो एक इडियट ही लगता है, लेकिन हमारी क्लास का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशलिस्ट है। उसके पास जो मैजिकल टेक्निक्स हैं वो बाकियों के पास नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो कुक क्लास के लड़के से हारने वाला है। और साथ ही उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। निया निया अपने हाथ में अपनी मैजिकल पावर से एक फ्राई पैन बना लेता है, जबकि मोस अपने बिल्ले से कहता है, चलो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। मोस हवा में उड़ना शुरू कर देता है, जबकि वो बिल्ला जमीन पर रह जाता है। मोस की स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो रोशनी के मैजिक को इस्तेमाल कर सकता है। मोस के हवा में उड़ जाने के बाद वो बिल्ला आगे बढ़ता है और निया निया पर अटैक करता है, जबकि निया निया अपने फ्राई पैन को उस बिल्ले की तरफ फेंकता है, लेकिन वो बिल्ला अपनी पूंछ से उसके फ्राई पैन को वापस उसी की तरफ फेंक देता है। निया निया अपने फ्राई पैन को जैसे ही कैच करता है, वो बिल्ला जल्दी से उसके पीछे की तरफ आ जाता है और अपने नाखून उसकी बॉडी में मारता है, लेकिन उसके नाखून उसकी बॉडी में दंसते ही नहीं। वो कहता है, तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा हार्ड है, तुम एक शेफ नहीं लगते। जबकि उसी वक्त निया निया एक फोर्क के साथ उस पर अटैक करता है। वो बिल्ला छलांगे लगाता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। वो बड़ा बिल्ला मोस से पूछता है, क्या तुमने सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व कर लिया? मोस उसे कहता है, बस थोड़ा सा टाइम और दो। वो अपने हाथ जोड़ता है और उसके इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन ओपन होती है, जिससे वो सूरज की रोशनी को ऑब्जर्व करना शुरू करता है और उसके चेहरे पर लाइनें चमकना शुरू हो जाती हैं। मोस बिल्ले से कहता है, दोपहर का वक्त है और सूरज भी हमारे सर पर है, ऐसे में मेरी मैजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मोस और उस बिल्ले दोनों की आंखें चमकना शुरू हो जाती है और साथ ही ग्राउंड में इतनी ज्यादा रोशनी हो जाती है कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही रोशनी खत्म होती है, वो लोग सामने देखते हैं तो वो बिल्ला सामने खड़ा होता है, वो भी अपनी दो टांगों पर। वो मोटा सा क्लमजी बिल्ला एक बॉडी बिल्डर बिल्ला बन जाता है। जनरल निया निया से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी बॉडी को कैसे ट्रेन किया, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन इस फॉर्म में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। और यहीं पर हमारी 26वीं एपिसोड का एंड होता है।